नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आदिकाल के महत्वपूर्ण सवाल लाई हूँ जो हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं होती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और एक एक सवाल परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो बिना परीक्षा में आया हुआ है। तो पिछली परीक्षाओं के ये पेपर में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ आपके सामने, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। विद्यापति को भक्त कवि किसने माना? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो भी सवाल है उनको आप अच्छे से सुने और उनका उत्तर भी आप अच्छे से सुने। तो विद्यापति को भक्त कवि किसने कहा था? तो भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था विद्यापति को। अक्सर द्विकोपदेश योगचर्या किसके ग्रंथ हैं? ये दो ग्रंथ है, अक्सर द्विकोपदेश और योगचर्या। ये किसके ग्रंथ है? तो ये डोभिपा के हैं। ये किसके ग्रंथ हैं? आदिकाल के ये ग्रंथ हैं, ये डोभिपा के ग्रंथ हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन रासो काव्यों का शुरुआत किस कृति से माना है? नगेंद्र ने किस कृति से माना है? तो उपदेश रसायन से इन्होंने इसकी शुरुआत मानी है आदिकाल रासो काव्यों की। नगेंद्र ने उपदेश रसायन से। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ही नहीं प्रत्युत गियर्सन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन नलिन विलोचन शर्मा का है। किसका? नलिन विलोचन का है। इन्होंने कहा है कि हिंदी के जो विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गियर्सन है। इन्होंने गियर्सन को माना है। आगे का सवाल देखते हैं हम। मुंज और भोज का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में कब हुआ? तो मुंज और भोज का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने पूछा है। तो 1050 ईस्वी 1050 ईस्वी की शुरुआत इन्होंने मानी है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब लिखा गया? प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो किसका है? वो मेरुतुंग का है। किसका ग्रंथ है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का ग्रंथ है, जिसको 1361 ईस्वी में लिखा गया था। भट्ट केदार की रचना जिसे आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य कहा है, जयचंद्र प्रकाश। भट्ट केदार की एक रचना है जयचंद्र प्रकाश। इन्होंने ये जो रचना है इसको शुक्ल जी ने महाकाव्य माना है। किस विद्वान ने चंद को चंद बरदाई, चंद यानी यहाँ चंद बरदाई कहेंगे हम, किसको? चंद बरदाई को कहेंगे। किस विद्वान ने चंद को छंदों का राजा माना है? तो किसने माना है? नामवर सिंह ने। किसने? नामवर सिंह ने इनको चंद को छंदों का राजा माना है। कयमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है कयमास वध प्रसंग। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये फर्स्ट ग्रेड में 2022 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। कयमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है या किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से। रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य के बारे में कहा है कि वह केवल गूंज मात्र है? ऐसा किस ग्रंथ के बारे में कहा है? तो परमाल रासो के बारे में कहा है, और जिसकी रचयिता कौन है? जगनिक है। और इसे आला उदल के नाम से भी, आला ग्रंथ या उदल के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आगे का सवाल देखते हैं। सर्वाधिक वीर रस से परिपूर्ण रचना कौन सी है? तो परमाल रासो ही, ये जो परमाल रासो है जगनी की लिखी हुई, यही जो ग्रंथ है जो शुक्ल जी ने गूंज मात्र माना है, ये वीर रस से परिपूर्ण रचना है। ये ऐसा किसने कहा? शुक्ल ने ही कहा है कि ये वीर रस से परिपूर्ण रचना है। रामचंद्र शुक्ल की ने दोहरे नामकरण का प्रचलन शुरू किया था। हिंदी साहित्य इतिहास में ऐसे पूछ लिया जाए सवाल कि जो दोहरे नामकरण की शुरुआत किसने की थी, तो किस विद्वान ने की थी? तो हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण का प्रचलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टार्टिंग की थी। अब देखते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो है वो किस माह में स्टार्ट हुआ? मतलब जो ये 12 मासा प्रवर्तिका
पहला ग्रंथ है, बारहमासा प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ है बिसलदेव रासो। और इसकी शुरुआत है बिसलदेव रासो की, वो कार्तिक माह से शुरू होती है। बारहमासा की शुरुआत कार्तिक माह से होती है और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये आषाढ़ माह से स्टार्टिंग होती है और इसका रचना काल 1540 ईस्वी में है। आगे हम बात कर लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को सूख सूख की संवाद के रूप में लाने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूख सूख की संवाद के रूप में लाने वाले आलोचक है ये पृथ्वीराज रासो को सूख सूख की संवाद के रूप में रचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसे माना है? भृंग यानी तोता होता है और भृंगी यानी मादा तोता होता है। तो ये कीर्तिलता को कहा, कीर्तिलता ग्रंथ है उसके लिए कहा है कि भृंग भृंगी रचना में लिखी गई हैं, ये ग्रंथ लिखा गया है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है रचित, और इसे भृंग भृंगी संवाद के रूप में कीर्तिलता को रचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? आदिकाल को किसने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी मैं सवाल करवा रही हूँ वो हर परीक्षा में आए हुए हैं और ऐसा एक भी सवाल नहीं है कि आप स्किप करो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, तो ज़रूर इसको पूरा देखें। तो आगे हम बात कर लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था किसने कहा है? तो रमाशंकर रसाल है, रमाशंकर रसाल। इन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, शैशवावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था के रूप में काल विभाजन किया है रमाशंकर रसाल ने। नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा? फक्कड़ भाषा किसने कहा था? नाथों की भाषा को चतुरसेन शास्त्री ने कहा कि ये भाषा, इनकी भाषा तो फक्कड़ों की भाषा है, फक्कड़ भाषा है। तो इनका जो एक ग्रंथ है वैशाली की नगरवधु, ये बहुत ज़्यादा उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। इसको भी आप साथ में इनके नाम के साथ ऐड कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। गोरखनाथ को हिंदी का पहला कवि किसने कहा? गोरखनाथ को हिंदी का पहला कवि नगेंद्र ने कहा। और सबसे ज़्यादा अगर नगेंद्र और मिश्र बंधु दोनों में से आ जाए तो हम सबसे पहले टिक करेंगे मिश्र कवि को। अगर मिश्र कवि नहीं आए तो नगेंद्र, अगर दोनों आए तो दोनों को टिक कर सकते हैं। तो मिश्र कवि और नगेंद्र ने गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, यानी आदिकाल का। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। कथन किसका है? ये कथन है जायसी से संबंधित विजय देवनारायण शाही का। ये विजय देवनारायण शाही है, वो जो तृतीय शतक के कवि थे। इन्होंने कहा है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। पहले कवि है और सूफी बाद में है। ठीक है, ये किसने? विजय देवनारायण शाही ने कहा। हिंदी के मुसलमान कवि, ये जो ग्रंथ है किसके, पुस्तक के रचयिता कौन है? गंगा प्रसाद सिंह की पुस्तक है हिंदी के मुसलमान कवि। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है और ये विठलाचार्य के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। इसमें जो 84 वैष्णवों की वार्ता है, इसमें श्री कृष्ण व राम की बाल लीला का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण व बाल लीला का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपसे पूछ लिया जाए 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, तो आपको उत्तर देना होगा 84 वैष्णवों की वार्ता में श्री कृष्ण व राम लीला का वर्णन किया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, संधि काल में जैसे आदिकाल है उसको, उसके अनेक नाम हैं जिसमें एक नाम संधि काल भी है। तो संधि काल में अपभ्रंश के कवियों को शामिल करना किस कवि की विशेषता है? जैसे संधि काल है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है। क्या कहा है? संधि चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। और ये सवाल है कि संधि काल में अपभ्रंश के कवियों को भी शामिल किया है संधि काल में, तो कौन से कवि ने किया है? तो ये रामकुमार वर्मा ने किया है।
रामकुमार वर्मा ने किया है अपभ्रंश के कवियों को शामिल संधि काल में। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर 2020-21 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना, जैसे ऊपर हमने बात की कि अपभ्रंश के कवियों को शामिल करना किसने किया संधि काल में, तो रामकुमार वर्मा ने। ये इनकी विशेषता है। वैसे ही जो राहुल साकृत्यायन है, इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश के कवि हैं उनको विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि है जो हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कहा है राहुल साकृत्यायन ने। ये पंक्ति है, उसको आप याद रखेंगे। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई हैं, वही मैं बता रही हूँ। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सही गलत कुछ नहीं, ये सब सही है। उनके बारे में मैंने सही सही कथन लिखे हैं। पहेलियाँ, मुकरिया और दो शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। क्या क्या प्रसिद्ध है? पहेलियाँ, मुकरिया और दो शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इसके लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास, यानी इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना स्टार्ट की थी और जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की थी। ऐसे नहीं कि इनको अपने काव्य से मतलब था, इनको अपने काव्य से ना मतलब होकर जनजीवन में घुल मिलकर और उनका मनोरंजन की दृष्टि से इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। बचपन का नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन था और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ये सब जो पंक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब एक पुस्तक है, ग्रंथ है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की है। नंद दुलारे 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य, ये रचना किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। जो सिद्ध सामंत युग है उनकी कविताओं की सृष्टि आकाश में तो हुई नहीं, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। वो कहते हैं कि इनकी जो रचना है वो कोई आकाश में तो हुई नहीं जो आप शामिल नहीं कर रहे हो, हमारी जो ठोस धरती है उसी की उपज है। ये कथन किसका है? ये राहुल साकृत्यायन ने कहा है। और इन्होंने ही हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना है। किसने बताया है? तो राहुल साकृत्यायन ने बताया है। सारंगधर पद्धति किस विद्या की रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल की बुक है, उसमें दिया हुआ है कि जो सारंगधर पद्धति है या पद्य रचना है वो किस प्रकार विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है? तो सुभाषित संग्रह प्रकार की रचना है ये। और ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है। नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी माना है। नगेंद्र ने भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। अब हम बात कर लेते हैं बीच में एक दो सवाल भक्ति काल के। जैसे मैं पेपर सॉल्व करती थी तो उसमें जो एक पेपर में मतलब आता था ऐसे कुछ नाम काल से संबंधित या रचना काल या जो भक्ति काल का जो समय काल होता था उसके बारे में जो सवाल आते थे मैं उसको इसमें ऐड कर लेती थी। तो ऐसे ही कोई ये भक्ति काल का आ गया तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि भक्ति काल का आदिकाल का पढ़ा रहे और भक्ति काल का सवाल आ गया तो इसमें कोई बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि हमें दोनों चीज़ों का ज्ञान हो रहा है साथ साथ में। तो नगेंद्र के अनुसार तो भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। वैसे ही हम बताएंगे कि कौन कौन से कवि ने किस क्या क्या समय काल माना है भक्ति काल का। तो रामचंद्र शुक्ल ने 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना है। जैसे नगेंद्र जी ने तो 1350 से 1650 ईस्वी माना था, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल ने 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना है भक्ति काल का समय। नगेंद्र ने 1350 से 1600 ईस्वी माना है 50, और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण नाम से पुकारा है।
गियरसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना है और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गियरसन ने स्वर्ण काल कहा है। काल और गियरसन, ऐसे आप एक ट्रिक है याद कर सकते हैं काल और स्वर्ण युग से। जैसे का से का और गे से गियरसन, काग नाम से आप याद कर सकते हैं। और स्वर्ण काल का अगर आपको पता होगा तो आप स्वर्ण युग को श्याम सुंदर टिक कर सकते हैं। आगे का सवाल देखते हैं हम। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं। इसमें कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इन्होंने कहा है कि जो सिद्ध है और योगी है उनकी रचनाओं में जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां होती हैं और दशाओं से उनका कोई संबंध ही नहीं, इसलिए वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये शुक्ल जी ने कहा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों को अपने शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली है, किसके बारे में कही गई है? ठीक है, तो ये कुएं से संबंधित पहेली है। अब कुछ एक दो और पहेलियों की बात करते हैं। सवाल पूछ लिया जाता है, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, ऐसी अगर पहेली आए तो पूछा जाए किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आकाश के बारे में। एक नार ने अचरज किया, ये दीपक के बारे में। अर्थ ते इसका बुझेगा, मुंह देखा तो सूझेगा, ये दर्पण के बारे में पहेली है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके बाद कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये कथन भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपभ्रंश के जो नमूने हैं वो हमें पद्यों में मिलते हैं और वह उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीढ़ी तक पीछे तक पीढ़ियों में चलती रही। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल की कुछ बात देख लेते हैं हम। शुक्ल जी हैं, ये विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था जो सबसे उत्कृष्ट विधि थी। अपभ्रंश को इन्होंने प्राकृत आभास हिंदी कहा है, प्रकृत भाषा हिंदी कहा है। ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो हम उसका आंसर देंगे प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। क्या प्राकृत भाषा हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। इन्होंने इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। आगे का सवाल देखते हैं, नाथ से संबंधित है। नाथों से, नाथ की प्रमुख विशेषताओं में से असंगत है, मतलब नाथ की विशेषताएं बताई जा रही हैं यहाँ पर। रामायण तथा महाभारत कथाओं का साहित्य में समावेश, ऐसा बिल्कुल नहीं किया था इन्होंने। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, ये सही है। गुरु महिमा सही है। और उलट बासिया में अद्भुत रस होता है, इनका भी इन्होंने प्रयोग किया था। यानी रामायण महाभारत कथाओं का साहित्य में इन्होंने कोई समावेश नहीं किया था, तो ये कथन गलत है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं। हठ योग की साधना पद्धति, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी, हठ योग की साधना पद्धति। इनके आराध्य शिव थे और नाथ से हम अभिप्राय लेते हैं शिव, तो इनके आराध्य शिव थे। और उत्तर पश्चिम भारत का धार्मिक पंथ था ये, उत्तर पश्चिम राजस्थान गुजरात साइड इनका निवास स्थान था और ये उत्तर पश्चिम साइड का धार्मिक पंथ था। अब कुछ ग्रंथ हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, सुबोध बोध हुआ गुलाब, गुलाब का बोध हुआ, ऐसे कुछ आप ट्रिक लगा लो। गुलाब बे आ रहा है यहाँ पर और बोध ऐसे कुछ याद कर सकते हो आप। तो सुबोध इतिहास मतलब डॉक्टर गुलाब राय का ये ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, दूसरा बच्चन, ऐसे कुछ याद, मतलब कोई भी ऐसे ट्रिक लगाओ आप।
वरना हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं इतनी सारी रचनाएं याद नहीं होगी। ऐसे ट्रिक से आप इसका एक वर्ड जैसे बच्चन का, जैसे मैंने बताया गुलाब राय का बै को पकड़ के सुबोध कर सकते हो, बोध को पकड़ सकते हो, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अतीत, विश्व, विश्व का क्या अतीत है, ऐसे याद कर सकते हो। वृहत यानी नगेंद्र का जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा वृहत है। दूसरा, दूसरा वचन, बार बार बोलो एक ही शब्द को, दूसरा वचन, दूसरा वचन, दूसरा वचन, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। गणपति है, वो वैज्ञानिक इतिहास है इनका। गणपति का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में बंटा हुआ है और 1965 में लिखा था। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। वैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पूरी पुस्तक है उसका सार मैंने करवा दिया है मेरे वीडियो में, 2 वीडियो में मैंने करवाया है। एक आधुनिक काल का अलग से करवाया है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित वीडियो, 2 वीडियो में मैंने उसका पूरा सार डाल दिया है। और पिछली जो आरपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं इस बुक से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो एक बार आप ज़रूर उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये हमने बात की है थोड़ी देर पहले, नंद दुलारे वाजपेयी की है। आगे हम बात कर लेते हैं विद्यापति ने। वैसे विद्यापति को जो पहला सवाल आया था कि भक्त कवि किसने कहा है, तो विद्यापति को भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यहाँ पर देखते हैं क्या सवाल आया है कि विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की थी। ये बात भी हमने कर ली है। सुख सुख की जो संवाद है वो तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, और जो भृंग भृंगी संवाद है वो किससे संबंधित है, कीर्ति लता से। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों के बारे में कहा है। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ? विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर हुआ 1350 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1450 तक मानी जाती है। आसपास 1450 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। लगभग 100 साल ये जिए। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचित हैं, और इनके गुरु के नाम, विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र है। इतनी बात आप याद रखोगे। और आगे का सवाल देखते हैं हम। कवि सरहप्पा का समय काल राहुल साकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? ये सवाल भी मोस्ट है, और इसका आंसर होगा 769 ईस्वी माना है इन्होंने सरहप्पा का काल, यानी लगभग 8वीं शताब्दी भी हम कह सकते हैं। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुईपा की जो रचनाएं हैं उसमें बहुत सारी रहस्य भावना की प्रधानता है। हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वो है दोहा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? चौपाई के बीच दोहा यानी चौपाई लिखकर बीच में दोहों की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत स्वयंभू ने की थी। किसने की थी? स्वयंभू ने की थी, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं, स्वयंभू। बोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मार्ग से करना उचित समझा? तो इन्होंने पुष्पदत्त, जो 10वीं सदी के कवि हैं और शैव धर्म से संबंधित है, यानी शैव उपासक थे। इन्होंने बोला शंकर व्यास है, इन्होंने इनकी जो तुलना है वो मार्ग से करना उचित माना पुष्पदत्त की। पुष्पदत्त को गियरसन व शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। किसने माना है? आदिकाल का प्रथम कवि गियरसन और शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है पुष्पदत्त को। ये शैव के उपासक थे और 10वीं सदी के कवि थे। अपभ्रंश के व्यास भी कहा जाता है इन्हें, और अभी हमने पहले बताया कि अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से स्वयंभू जाने जाते हैं, जो 7वीं 8वीं सदी के कवि थे। पुष्पदत्त की जो ग्रंथ है वो महापुराण है, उसको भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। पाहुड़ दोहा से क्या तात्पर्य है? पाहुड़ दोहा से तात्पर्य है दोहों का उपहार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पाहुड़ दोहा से क्या तात्पर्य है? दोहों का उपहार। इनकी जो रचना, ये पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की कृति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लेंगे। सिद्धों की संख्या राहुल साकृत्यायन ने 84 मानी है। लगभग सभी ने 84 मानी है। क्रम किसी किसी ने अपने अपने अनुसार अलग अलग रखा है।
रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम है। पहले सरहप्पा आएंगे और फिर लुइपा आएंगे, जो रहस्य भावना के प्रवर्तक हैं। इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में रहस्य भावना मिलती है हमें। सरहप्पा पहले कवि माना है राहुल साकृत्यायन ने, और फिर पुष्पदत्त 10वीं सदी के कवि, और अधेमाण है ये 13वीं-14वीं सदी के कवि है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। ये देखिए, इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है यहाँ, एसएलपी से आप याद रख सकते हैं इनकी जो क्रम है वो। सरहप्पा 7वीं-8वीं सदी के कवि हैं, लुइपा 8वीं सदी के कवि हैं, और पुष्पदत्त 10वीं सदी के कवि हैं, और अधेमाण है वो 14वीं सदी के कवि हैं। आगे बात कर लेते हैं हम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? इन्होंने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध व जैन साहित्य को माना है। संधि काल, एक तो इन्होंने मतलब आदिकाल को नाम दिया था संधि चारण काल। क्या नाम दिया था? संधि चारण काल। ठीक है, संधि चारण काल इन्होंने नाम दिया था। तो संधि काल के अंतर्गत किन किन साहित्यों का इन्होंने विवेचन किया? तो इन्होंने सिद्ध व जैन साहित्य को संधि काल में लिया है, और संधि जो चारण काल है, चारण काल में इन्होंने रासो साहित्य को शामिल किया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, और इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी, जो विधेयवादी पद्धति पर हुई और दोहरे नामकरण के आधार पर हुई थी। ठीक है, अब कुछ ग्रंथ है। कुवियलमाला ग्रंथ है, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, ये कुछ ग्रंथ है, उनकी बात कर लेते हैं हम। कुवियलमाला 9वीं सदी का ग्रंथ है और उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। राउलवेल 10वीं सदी का कवि है और नक्सिक प्रणाली का पहला कवि मतलब ग्रंथ है, और रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये 10वीं-11वीं सदी का ग्रंथ है और दामोदर कवि के द्वारा लिखा गया था। कीर्तिलता है वो 13वीं सदी का ग्रंथ है और विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। ये अवहट भाषा में लिखा गया ग्रंथ है कीर्तिलता। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था और वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। ये ग्रंथ मतलब कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इस ग्रंथ से बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि बनारस के आसपास की संस्कृति का पता चलता है और वहाँ की भाषा का पता चलता है, और जो यहाँ वहाँ का परिवेश है उसके बारे में हम उस ग्रंथ को पढ़कर पता लगा सकते हैं। तो किस ग्रंथ के बारे में ये कहा गया है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में कहा गया है, जो दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सवाल। सबसे पहले दोहों और चौपाई की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? ये स्वयंभू ने किया था। हमने बात की पहले भी। सबसे पहले दोहों और चौपाइयों की जो परंपरा है उसका प्रयोग स्वयंभू ने किया था, और ये अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं और 7वीं-8वीं सदी के ये कवि हैं। स्वयंभू को प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना, और इन स्वयंभू की रचना है पयमचर्यु। ये रामचरित मतलब रामायण पर आधारित है, राम के जीवन पर आधारित है, तो इन्हें भक्त कवि भी कह सकते हैं स्वयंभू को। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में हुआ है? इन सब का भी हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा ग्रंथ अध्यायों में विभक्त है, कौन सा जो ग्रंथ है वो खंडों में विभक्त है, और कौन सा जो ग्रंथ है वो समय में खंडित है। तो विभाजन किया है, पृथ्वीराज रासो का विभाजन समय में किया है, तो इसके जो अध्याय हैं उनको हम समय पुकारेंगे। ठीक है, बोधगान और दोहा किन की रचनाओं का संकलन ग्रंथ है? वैसे बोधगान और दोहा मेरे हिसाब से इनकी रचना है हरिप्रसाद की है, कुछ हरिप्रसाद शास्त्री है, हरिप्रसाद शास्त्री हैं इनकी रचयिता बोधगान और दोहा जो रचना है उसके। और इसमें जो ये रचना है
उसमें किसका संकलन किया गया है, तो सिद्धों की जो रचनाओं है उनका संकलन किया गया है। ठीक है। और संदेश रासक रचना है वो किस प्रकार की विद्या है, मतलब किस प्रकार की रचना है वो खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है, अब्दुर रहमान द्वारा रचित है। इस बात को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। और ये खंड काव्य है संदेश रासक। आगे हम बात कर लेते हैं कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई, उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है। कृष्ण की जो रास लीला है, रासलीला की परंपरा तो हमें पता है भक्ति काल में शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले मतलब एक शून्य से शुरुआत मानी जाती है। वो कहाँ से मानी जाती है, तो उपदेश रसायन रास से मानी जाती है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है और ये एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ का हम कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पर रास आएगा वहाँ पर जैन ग्रंथ होगा, जैनों का ग्रंथ होगा। अगर रासो आएगा तो वो चारण साहित्य से संबंधित होगा। ठीक है। ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया था, तो ये मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र ने इसका नाम दिया था संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा को। ठीक है। मेघदूत और ऐसे पूछ लिया जाए कि सिद्धों की भाषा कौन सी है, तो संध्या भाषा है इनकी। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है, तो ये मिलती हैं बिसलदेव रासों में। मेघदूत और संदेश रासक खंड काव्य है और एक वीर्य काव्य भी हम इसे कह सकते हैं। तो बिसलदेव रासों में भी वीर्य वर्णन किया गया है और मेघदूत भी वीर्य काव्य ही है। इसलिए इस संदेश परंपरा किस ग्रंथ से मिलती है, तो बिसलदेव रासो ग्रंथ से मिलती है। आगे हम बात कर लेते हैं अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। बिल्कुल अच्छा सवाल है और इसका आंसर होगा अवहट। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सिंधी भाषा का जन्म ब्रांचड अपभ्रंश से हुआ है। शूरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी आती हैं और गुजराती आती हैं। शूरसेनी यानी शोर कौन करते हैं, गुजरात और पश्चिम साइड वाले ही करते हैं ज़्यादा। मागधी है, तो मागधी में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों शामिल हैं। अर्धमागधी में कौन कौन शामिल है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। ठीक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। आगे का सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक भाषा अपभ्रंश को किस नाम से जाना है, तो ये पुरानी हिंदी नाम से किसने पुकारा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुकारा है। और इसके समर्थक कौन है, तो राहुल साकृत्यायन इसके समर्थक हैं इस बात के। कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, कौन सी रचना अवधि की नहीं है, कौन सी रचना ब्रज की नहीं है, इस प्रकार। तो इसमें से देख लेते हैं, इसका आंसर होगा, देखो हम सारी रचनाओं को देख, पयम चरियु ये स्वयंभू की है, आदिकाल की रचना है, तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है क्योंकि मुख्य भाषा अपभ्रंश ही थी आदिकाल की। अमीर खुसरो ने हालांकि खड़ी बोली का प्रयोग किया था, लेकिन बस उन्होंने ही किया था। थोड़ी बहुत संस्कृत वगैरह प्राकृत मतलब थोड़ी थोड़ी भाषा सब चल रही थी, लेकिन सबसे जो प्रमुख भाषा थी वो अपभ्रंश ही थी। तो पयम चरु ये अपभ्रंश भाषा में है। और पाहुड़ दोहा भविष्यत का धनपाल की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है और पयम चरियो है वो स्वयंभू की है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, तो चित्रावली अपभ्रंश की नहीं है क्योंकि ये असायत के द्वारा लिखी गई है और ये सूफी काव्य है और सूफी काव्यों की लगभग भाषा जो ग्रंथ होती है उनकी अवधि भाषा होती है। तो चित्रावली भी एक प्रेम काव्य है और इसकी भी भाषा अवधि भाषा है। इसको आप जैसे काल काल की रचनाओं का पता होता है आपको, फिर भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये जो रचनाएं हैं तीन, पयम चरियु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत का, इनका हमें पता है कि हमें पता नहीं कि मतलब कौन सी भाषा में, लेकिन ऐसे पता लगा सकते हैं कि आदिकाल में है तो अपभ्रंश भाषा में होगी और चित्रावली तो सूफी काव्य है, तो सीधी सी बात है कि वो अवधि भाषा में रचित होगी। ये बात हमने कर ली और ये अपभ्रंश भाषा में है और ये अवधि भाषा में। ठीक है। निम्नलिखित में से अवधि भाषा का कवि नहीं है। अवधि भाषा का कवि कौन है, जायसी है, सूफी कवि है, अवधि के योगे कुतुबन है वो भी सूफी, और उस्मान हमने बात की है
ये भी अवधी भाषा के कवि हैं। लेकिन नंददास क्यों नहीं है? क्योंकि नंददास भक्त कवि हैं और इन्होंने कृष्ण की जो रचनाओं का वर्णन किया है और कृष्ण की रचनाओं का लगभग वर्णन ब्रज भाषा में किया गया है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि नंददास अष्टछाप के अंतिम कवि हैं जो कि ब्रज भाषा की रचनाओं करने से संबंधित है। ब्रज भाषा से ये संबंधित है नंददास। डॉक्टर गियरसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी कहा है? तो डॉक्टर गियरसन ने अंतर्वेदी ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा है। आप इस अंतर्वेदी नाम से अवधी भाषा को बिल्कुल ना जोड़े। अंतर्वेदी कहा है गियरसन ने ब्रज भाषा को। हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा क्या कहलाती है? हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा को हम हिंदुस्तानी कहेंगे। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? तो लिखा तो इन्होंने हिंदी में और ये मुस्लिम लेखक है, अब्दुल रहमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने आदिकाल का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदी रचनाएं इन्होंने की है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार है जो देवसेन के द्वारा लिखी गई है और 933 ईस्वी में लिखी गई है। ये एक जैन ग्रंथ है जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना जाता है। आदिकाल का समय काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है। ये संक्रमण काल आदिकाल को राम खिलावन पांडे ने कहा है। मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिव्रत ग्रंथ किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने बड़ा भारी इतिव्रत ग्रंथ कहा है। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? तो गियरसन ने रहस्यवादी कवि माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि माना है। गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? नगेंद्र और मिश्र बंधु ने प्रथम कवि स्वीकार किया है। विद्यापति की रचनाएं हैं वो 16 रचनाएं हैं टोटल। श्रृंगार रस का सिद्धवाचक कवि भी कह सकते हैं और ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि कहा था और श्रृंगार रस का सिद्धवाचक कवि भी कहा है और गियरसन ने रहस्यवादी कवि विद्यापति को कहा है और इनकी प्रमुख रचनाएं वह 16 रचनाएं और आदिकाल के ये कवि। अब कुछ पंक्तियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, ये हेमचंद्र की पंक्ति है, इसको याद रखेंगे। और सड भाषा पुराण चे कुरान कथित मया, चंद्रबरदाई की ये रचना मतलब ये कथन है। और 6 भाषाओं का ज्ञान चंद्रबरदाई को था और चंद्रबरदाई वीर रस का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने वीर रस का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है और हिंदी संसार का चासर चंद्रबरदाई को हरिओंद जी ने माना है कि हिंदी संसार का जो चासर है वो हरिओंद जी है। वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रथम ग्रंथ तो बिसल देवरासो है और प्रथम कवि बात कर लेते हैं तो चंद्रबरदाई है। ठीक है। बोधगान और दोहा किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य का वर्णन इसमें किया गया है और ये नेपाल हरप्रसाद शास्त्री, मैंने पहले भी बताया था कि ये हरप्रसाद शास्त्री का ग्रंथ है। और ये जो अब बोधगान दोहा है वो नेपाल के राजकीय संग्रहालय से प्राप्त हुई थी हरप्रसाद शास्त्री को। सिद्धों के चर्यापदों को बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इसमें जो बोधगान और दोहा है इसके जो स्रोत हैं वो नेपाल के राज के संग्रहालय से जुटाए गए हैं, हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। सिद्ध साहित्य के बारे में इसका वर्णन किया गया है और सिद्धों के जो चर्यापद है उसको बंगला भाषा में लिखा गया है। चर्यापद मतलब गीत होते थे, आराध्य अनुष्ठान के समय जो गीत गाए जाते थे उन्हें चर्यापद कहा जाता था। किस संत ने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना? तो ज्ञानदेव ने अपने आप को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा में माना और एक बिहारी है इन्होंने भी माना था अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बिहारी ने नहीं माना था, बिहारी ने चंद्रबरदाई की जो मतलब जो वंशावली है उसके अंतर्गत अपने आप को माना था बिहारी ने। तो किस संत ने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना? तो ज्ञानदेव ने और ये निर्गुण सगुण दोनों धाराओं के कवि थे। ठीक है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है जो अधूरा था और सरोज वृत्त संग्रह से पूर्व इन्होंने 3-4 ग्रंथों की ऐसे मतलब लगातार वर्णन किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें सरोज वृत्त संग्रह था, उससे पहले किन 2 कृतियों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? ये सवाल है ये। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा महेश दत्त का काव्य संग्रह
और माता दीन मिश्र का काव्य रत्नाकर। ये 2 ग्रंथ थे। इनको 1 नंबर लिखा महेश दत्त का काव्य संग्रह और 2 नंबर माता दीन मिश्र का काव्य रत्नाकर और 3 नंबर इन्होंने कर्म रखा, 3 नंबर सरोज वृत्त संग्रह। इस प्रकार इन्होंने अपने ग्रंथ में इनका वर्णन किया है। अच्छा सवाल है, याद रख लीजिए। अब लास्ट सवाल है कि रामचंद्र शुक्ल ने सदा सुखलाल व लल्लू लाल से पूर्व प्रकाशित किस पुस्तक को खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना स्वीकार किया है? तो ये आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है और इन्होंने सदा सुखलाल व लल्लू लाल से पूर्व प्रकाशित पुस्तक है, इनको प्रमुख गद्य रचना, पहली गद्य रचना स्वीकार किया है भाषा योग वशिष्ठ को। और ये दूसरी रचनाएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। नासिक के तो उपाख्यान है, ये सदल मिश्र है। इसकी एक ट्रिक है कि दल कहाँ जा रहा है, नासिक जा रहा है। प्रेम सागर लल्लू लाल, ये रचनाएं हैं लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और आगे के जो मैं ऐसे ही मतलब हर एक काल के आदिकाल के कुछ और वीडियो लाऊंगी, मैं कुछ और सवाल लाऊंगी, और भी महत्वपूर्ण काफ़ी सवाल हैं और मुझे लगता है इन सवालों से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आगे ज़रूर अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा है वीडियो, काम का है, तो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।